Hello student, good morning. In this video, we are going to solve from question number 30. कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा ही होगा। इसके पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 तक के क्वेश्चन अपलोड हो गए हैं और आप क्वेश्चन को देख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से सलूशन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है minimize and maximize z equal to 5x plus 2y subject to the following constant। ये हमारा कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसके पहले के वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन अपलोड किया है ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया है इस टाइप का और ये क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कई बार प्रैक्टिस करके, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से रिवीजन होगा और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का सलूशन देखते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए जो ये इनइक्वालिटी दी गई है, ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की जो इनइक्वालिटी दी गई है, सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन के फॉर्म में लिख करके और इसको हम जो इक्वेशन फॉर्म बन जाएगा तो प्रीवियस क्लास की तरह, क्लास 10th की तरह 11th की तरह जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इस लाइन का हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। देन फर्स्ट वी राइट द गिवन इनइक्वालिटी इन इक्वेशन फॉर्म। यहाँ पर हमारा 3 लिखा हुआ है, तो पहले इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। और जब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं x माइनस 2y is equal to the 2, this is the equation number first, and next 3x plus 2y is equal to the 12, equation number second, और लास्ट माइनस 3x plus 2y is equal to the 3। ये हमारा 3 इक्वेशन बन गया। अब तीनों इक्वेशन को 1 by 1 सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू को लेकर के हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। 3 लाइन हमारा फॉर्मेशन होगा। अब फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x माइनस 2y इज इक्वल टू दी 2, ठीक है। तो इसमें एक्स वाई वैल्यू लेकर के इसमें हम एक्स वाई का सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है। तो x की वैल्यू यदि आप 0 लेंगे यहाँ पे तो माइनस 2y इक्वल टू 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होकर के आ जाएगा y इक्वल टू -1, ठीक है। और एक बार में इसकी वैल्यू लेंगे y की 0, जब y की वैल्यू ले लेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसको हम एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे 0, -1 और 2, 0। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड से भी हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेट x इक्वल टू 0, तो x को 0 सपोज करेंगे तो 2y इक्वल टू 12 मीन्स y इक्वल टू आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और नेक्स्ट में y को 0 सपोज कर लेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगा 3 4 12, तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से हम एक्स वाई की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड से लेकर सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम थर्ड इक्वेशन को लेकर के भी इसी तरीके से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन से हमारा ये एक्स वाई की वैल्यू आ गया 0 पे 3/2 और y 0 पे x की वैल्यू -1, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक्स वाई एक्सिस, हमने एक्स वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर लिया। आप ऐसे बना लेंगे एग्जाम में। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो हमारा पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन, तो इसमें हम जो पॉइंट ये निकाले हैं एक्स वाई की वैल्यू, इसको हम यहाँ पर लोकेट करेंगे। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -1, ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। इसको लिख लेंगे, हमारा जो पॉइंट है ये है हमारा 0, -1, ठीक है। और इसको दे देंगे कोई पॉइंट a। अब नेक्स्ट है 2, 0, 2, 0 यहाँ पर होगा, तो इसको एक पॉइंट का नाम दे देंगे b और इसको लिख देंगे 2, 0, ठीक है। अब ये फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन को हम ड्रा भी कर लेते हैं तुरंत। ये हमारी फर्स्ट लाइन है और इस लाइन का नाम भी लिख लेते हैं, कौन सी लाइन हमारी जा रही है, x माइनस 2y इज इक्वल टू दी 2।
नेक्स्ट सेकंड लाइन 0,6 x पे 0 y पे 6 1 2 3 4 5 6 0 और 6 y पे, तो यहाँ एक पॉइंट आपको मिलेगा C, इसको आप लिख लेंगे 0,6, ये आपका सेकंड लाइन का एक पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4,0, तो इसको हम D दे देते हैं, D पॉइंट 4,0। इस लाइन को भी ड्रा कर लेते हैं। इस तरीके से दो लाइन हमने ड्रा कर लिया, और इस लाइन का भी यहाँ रिप्रेजेंट कर लेंगे। कौन सी लाइन है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 12। और नेक्स्ट एक और है हमारा थर्ड, -3x प्लस 2y इक्वल टू 3, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 0,3/2 मीन्स 1.5 होगा y एक्सिस पे। तो यहाँ आएगा आपका एक पॉइंट, मान लेते हैं ये है ABCD हो गया, इसको E दे देते हैं। ये E पॉइंट है 3/2, 0। तो E हो गया, और अगला है -1,0, तो -1,0 यहाँ पे होगा, इसको F दे देते हैं। तो इसका पॉइंट का -1,0 है। अब इससे भी एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेज, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये पॉइंट है हमारा, मिस्टेक हो गया। तो पॉइंट हमारा यहाँ आएगा 3/2 मीन्स 1.5, तो ये 1 है, ये 1.5 यहाँ आएगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे। ये E है 0,3/2, ये। अब इसको ज्वाइन कर लेंगे हम। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट। इसके बाद हम लोग इसका फिजिबल रीजन देखते हैं। फिजिबल रीजन क्या होगा? तो फिजिबल रीजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइडेड रीजन सोल्यूशन, इसका मेन कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, फिजिबल रीजन। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, जो हमारा इनइक्वालिटी दिया गया है इसमें 0 0 रख करके पुट करते हैं। यदि 0 0 रखने पर किसी भी इनइक्वालिटी को ट्रू कर देती है, ठीक है, 0 0 रखने पर यदि इनइक्वालिटी हमारा ट्रू हो जाता है, तो हमारा जो साइडेड रीजन आएगा, सोल्यूशन होगा, वो होगा ओरिजिन की तरफ, ठीक है। और यदि कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा, तो ओरिजिन से वो बाहर की तरफ जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ चेक करते हैं, 0 0 रखेंगे तो ये 0 0 रखेंगे तो 0 लेस देन 2 आ गया। अब बताइए 0 लेस देन 2 है कि नहीं है? तो लेस देन 2 है, क्योंकि 0 2 से छोटी है। तो इसका मतलब जो हमारा ये लाइन है, अब इसका जो हमारा एरिया जाएगा, रीजन जाएगा, सोल्यूशन, ये ओरिजिन की तरफ जाएगा, मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ ये। अब नेक्स्ट में ऐसे देखते हैं, 3x प्लस 2y में जब यहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो 0 0 जो है वो 12 से लेस होगा, तो सेकंड लाइन भी ओरिजिन की तरफ इसका सोल्यूशन आएगा। तो सेकंड लाइन ये हमारा, ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा, ये, ठीक है। इसको ओरिजिन की तरफ सेट करेंगे। और थर्ड में है -3x प्लस 2y लेस देन 0, यहाँ x 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे, तो 0 इज लेस देन 3। तो थर्ड इक्वेशन का भी हमारा ओरिजिन की तरफ आएगा। और यहाँ पर दिया है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन मीन्स x एक्सिस पे ये 0 की तरफ होगा, ये 0 से ग्रेटर होगा। ये हमारा यहाँ से बाउंड कर दिया x एक्सिस को राइट साइड में 0 से ग्रेटर, और y भी 0 से ग्रेटर है। तो y भी अगर 0 से ग्रेटर है तो y भी हमारा दोनों बाउंड कर दिया, मतलब x एक्सिस y एक्सिस दोनों 0 से ग्रेटर है। तो फाइनल जो हमारा एरिया निकलेगा, जो कॉमन है, कॉमन रीजन दिख रहा है, वो कॉमन रीजन हमारा ये दिख रहा है, ये कॉमन रीजन है। तो इस रीजन को हम लोग क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। तो ये जो कॉमन हमारा दिख रहा है सभी लाइन का, तो ये हमारा फिजिबल रीजन है, ठीक है। ये फिजिबल रीजन है, इसके सभी पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट था बी, और ये पर इसको हम पी दे दे रहे हैं, इसको क्यू दे दे रहे हैं, क्योंकि इसका कार्नर पॉइंट देख लेते हैं हमारा क्या है। फिजिबल रीजन का जो कार्नर पॉइंट होगा, तो यहाँ पर ओ है ओरिजिन, ओ बी पी क्यू, और यहाँ पर हमने ई लिया था, और ये पॉइंट हो जाएगा ई। तो दिस इज द कार्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम P और Q का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होगा, तो इसको हम निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो P का कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया P का। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर 7/2 कामा 3/4, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 3/2 कामा 15/4। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक हमारा जो है यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो एक रीजन दिख रहा है। इस रीजन का नाम है OBPQE, ठीक है। इज ये पॉलीगन एंड बाउंडेड, और ये हमारा बाउंडेड भी है, ये जो पॉलीगन बना है हमारा ये बाउंडेड भी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके कार्नर पॉइंट को, जो हमारा कार्नर पॉइंट है 0 0, और ये बी का कार्नर पॉइंट, ये कार्नर पॉइंट, ये कार्नर पॉइंट, ये कार्नर पॉइंट, इस कार्नर पॉइंट को हम वैल्यू ऑफ दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया गया है z इक्वल टू, उसी में वैल्यू रख करके एक टेबल चार्ट बना करके सब पे वैल्यू निकाल लेते हैं। जो z की वैल्यू हमारा ये दिया गया है, ठीक है, इसी में रख के निकाल लेते हैं कार्नर पॉइंट को, तो वहीं पर हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मिल जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए हमने कार्नर पॉइंट को यहाँ पर लिख दिया है 0 0 2 0 7/2 3/2 3/2 15/4 0 कामा 3/2। अब इस वैल्यू को हम z की वैल्यू में रखेंगे, जो सब्जेक्ट ऑफ द कांस्टेंट दिया गया है z इक्वल टू, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे 0 0 रखेंगे 0 आएगा, 2 कामा 0 रखेंगे 10 आएगा, और इसको रखेंगे 19 आएगा, और इस पर एक्स वाई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 15 आएगा, एक्स वाई की वैल्यू जब इसको पुट करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। इतना हम इस तरीके से एक चार्ट टेबल बना लेंगे। इस चार्ट पर मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर लेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, आपका 19 है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू 19 है, ये हमारा हो गया वी मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्स इक्वल टू 19, ये आ गया वी मैक्स इक्वल टू 19। किस पर आया है, एट 7/2 कामा 3/2। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड 0 इज द मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया, इसको हम इंडिकेट कर देंगे वी मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू दी 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो जाएगा। ये जो जेड इक्वल टू दिया है 5x + 2y, ठीक है। तो बोर्ड में हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, जेड हैज मिनिमम वैल्यू एट 0 0 इज 0, ठीक है, एंड द जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू एट 7, 2 एंड 3/2 इज 19। ओके, तो इस तरीके से लास्ट में हम आंसर क्लियर कर देंगे। द मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 19, मिनिमम वैल्यू इज एट द पॉइंट 0 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 19 इज एट द पॉइंट 7/2 कामा 3/2। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये रैंडम वेरिएबल x दिया है, हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x की वैल्यू दी गई है और p ऑफ x दिया गया है। तो हमको यहाँ पर कुछ वैल्यू निकालनी है डिटरमाइंड के, डिटरमाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, डिटरमाइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी p x इज ग्रेटर देन 6। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो रैंडम वेरिएबल हमारा x दिया है, इसमें जो p ऑफ x है, जितने इवेंट हैं प्रोबेबिलिटी x के, इन सब का सम हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होगा। 0 के, 2 के, 2 के, 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर प्लस के, ये हमेशा जो है मीन्स दैट p ऑफ x सम सिग्मा p ऑफ x आई वेरी फ्रॉम 1 टू लास्ट वेरिएबल x 7 के स्क्वायर प्लस के इज 1, ठीक है। तो इसको हम ऐड करके 1 के इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए एज वी नो दैट सिग्मा पी आई इक्वल टू 0, सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होगा। सर यहाँ पर 1 रहेगा। सम ऑफ ऑल इवेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू दी 1। तो जो रैंडम वेरिएबल हमारा x दिया है, सबकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। हमने 1 के इक्वल कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये हमारा स्क्वायर में है, आ जाएगा 10 के स्क्वायर
और प्लस आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 9k, और 1 को इधर ले आएंगे तो आएगा -1 इज इक्वल टू दी 0। ठीक है, इसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्प्लिट कर लेंगे तो आ जाएगा, देखिए एक ब्रैकेट में 10k - 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा फैक्टर करने के बाद k + 1 इज इक्वल टू दी 0। तो यहाँ पर देखिए k की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा 1/10 और दूसरा वैल्यू आएगा -1। बट k कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ लिख देंगे k डज नॉट इक्वल टू -1। k नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए k को यहाँ लिख देंगे k डज नॉट इक्वल टू 1। तो इसको हम नहीं लेंगे, तो k की जो हमारा मेन वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10। ये पॉजिटिव में है तो ये हमारा k की वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। अब सेकंड पार्ट में जो दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x रैंडम वेरिएबल x जो है वो <3 है। ठीक है, अब <3 में देखिए क्या क्या है आपका, जो रैंडम वेरिएबल x है <3 का मतलब हो जाएगा 0 1 2। ठीक है, तो 0 1 2, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे रैंडम वेरिएबल 0 पर, फिर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे रैंडम वेरिएबल 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल जब 0 पर चेक करेंगे तो 0 दिया है और k दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 दिया है आपका 2k। तो ये आपका आ गया 3k। अब यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × 1/10, तो ये आ जाएगा आपका 3/10। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ऐसे हम लोग इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं कि थर्ड पार्ट का आंसर हमारा क्या होगा। पार्ट थर्ड, तो पार्ट थर्ड में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 6। तो x ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए रैंडम वेरिएबल में जो 6 से ग्रेटर क्या है 7, इसका मतलब हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 जब निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 का जो हमारा दिया गया है 7k² + k, ये दिया गया है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, 7 इंटू, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 100, 7/100 + 1। ठीक है, और जब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 + 7 आ जाएगा 17। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17/100। ठीक है, ये आ जाएगा 17/100। ये रहा हमारे थर्ड पार्ट का आंसर, 17/100। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 31 का सलूशन। ठीक है, इसको अच्छे से लगा लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 में देखिए दो पार्ट आया था, दोनों पार्ट में आपको कोई एक पार्ट करना था। तो पहला पार्ट तो हो गया है, लेकिन आपको सारे पार्ट आने चाहिए, इसलिए इसका सलूशन भी अच्छे से देख लीजिए। हो सकता है ये अगली बार मतलब एग्जाम में जब आए तो अलग से आ जाए 3 मार्क्स में, तो इसलिए इसका सलूशन देखिए क्या करता है। क्वेश्चन में पूछा ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, ये दिया गया है ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का दिया है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट का दिया है 0.6। तो हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, और थर्ड में है प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 31 का जो आर पार्ट है, ये हमारा इसमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन में दोनों जो इवेंट है हमारे वो इंडिपेंडेंट है, और हम जानते हैं कि दोनों इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट हैं। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगा हमारा ए एंड बी का, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये एक स्पेशल केस है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ये कब आप लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा हो जाएगा जब दोनं इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंट के केस में दोनों प्रोबेबिलिटी जो है उसके प्रोडक्ट क्या होता है, वो पी ए इंटू पी बी होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0.18। तो ये रहा हमारा आंसर, फर्स्ट का ये आंसर है। ऐसे ही सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये रहा सेकंड हमारा, प्रोबेबिलिटी
आप ए एंड नॉट बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ए हो लेकिन बी ना हो, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ए बट नॉट बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ए हो आपका और प्रोबेबिलिटी बी ना हो, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना हो, तो इसका मतलब यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, डैश लगा देंगे, तो इसका मतलब ए हो इवेंट, इवेंट ए हो लेकिन इवेंट बी ना हो, ठीक है, इसलिए इस सिंबल को याद रखिएगा, नॉट बी में यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ये दोनों इवेंट हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं नॉट है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दोनों का सम 1 होता है, तो इसलिए ये आ जाएगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो दिया है हमारा 0.3 और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जो दिया है 0.6, तो 1 माइनस 0.6 यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 0.3 इंटू 0.6, 0.6 आ जाएगा 0.12 आ जाएगा आपका 0.12, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर और ये फर्स्ट। देखिए इसमें एक पार्ट और आपका था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नाइदर बी, नाइदर ए नार बी, तो नाइदर ए नार बी को हम इंडिकेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, मतलब ना तो इवेंट ए हो ना तो इवेंट बी हो, यदि दोनों इवेंट नहीं होगा तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, since both event are independent so we can write in this case probability of a complement into probability of b complement, b डैश हो जाएगा यहाँ पे, और हम जानते हैं ये कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा और इनटू में यहाँ लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3 और यहाँ पर वैल्यू दी गई है 1 माइनस 0.6। यहाँ पर हमारा कुछ मिस्टेक हो रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, इसको देख लीजिए, ये डिमॉर्गन्स लॉ से हम यहाँ अलग अलग है ना, तो डिमॉर्गन लॉ से हम पहले ये लिखेंगे, एक डिमॉर्गन्स लॉ है, ये हो जाएगा दोनों इवेंट का यूनियन, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ए यूनियन बी का हो जाएगा हमारा होल कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है निकालने का। अब यहाँ पर हम सब वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू रख लेंगे तो आएगा 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आएगा 0.6 ये दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू दी गई है यहाँ हमने निकाला है 0.18, 0.18, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस, इसको दोनों को ऐड करके जब इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 0.9 और 0.9 माइनस 0.18 मीन्स इसको जब माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 0.2772 आ जाएगा, ठीक है, ये 72 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.28, ठीक है, ये रहा आपका थर्ड पार्ट का आंसर, 0. आपका आ जाएगा 28, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से यदि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सेम एज इट इज लगा लेंगे, ओके। तो ये फार्मूला हम थोड़ा सा याद रखेंगे, ये फार्मूला याद रखेंगे और यहाँ पर ये फार्मूला याद करेंगे इंडिपेंडेंट के केस में, ठीक है, ओके, थैंक यू।